इसे देखिए, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे कुशल संरचना है। 2000 वर्षों तक मनुष्य मानते रहे कि मधुमक्खियां मैथमेटिकल जीनियसेस हैं, जिन्होंने जियोमेट्री में महारत हासिल कर ली थी, जबकि हम गुफाओं में रहते थे। हम अंतहीन रूप से फैली हेक्सागॉन्स की एकदम सीधी पंक्तियों को देखकर चकित रह जाते थे, मानो उन्हें किसी इंजीनियर ने ब्लूप्रिंट की मदद से बनाया हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक विचित्र है। मधुमक्खियां वास्तव में इन षटभुजों का निर्माण नहीं करतीं। यह एक फिजिकल एक्सीडेंट है जो हर दिन उनकी जान बचाता है। आज हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जिनके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रकृति के इस हेक्सागोनल मास्टरपीस का राज खोलेंगे, सिर्फ यहीं, ट्रूथ ग्रेविटी पर। ये समझने के लिए कि ये पैटर्न क्यों महत्वपूर्ण है, हमें बायोलॉजी एंड हाई लेवल मैथमेटिक्स के इंटरसेक्शन को देखना होगा। लियोनार्डो डा विंची के शुरुआती रेखाचित्रों से लेकर 1999 में एक औपचारिक प्रमाण तक, जिसने अंततः उस बात की व्याख्या की जो मधुमक्खियां पहले से ही जानती थीं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ द हनीकॉम्ब कंजेक्चर। मधुमक्खी की दुनिया में वैक्स सबसे महंगी मुद्रा है। केवल एक 500 ग्राम बनाने के लिए श्रमिक मधुमक्खियों को लगभग 3 से 5 किलो शहद का सेवन करना पड़ता है। यह एक मैसिव मेटाबॉलिक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मोम के शल्क श्रमिक मधुमक्खियों के पेट पर स्थित विशेष ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं। किसी बी हाइव के लिए मोम का हर मिलीग्राम बर्बाद होना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जा की हानि है। इस वातावरण में कोई भी संरचनात्मक त्रुटि मात्र एक खामी नहीं है। यह मेटाबॉलिक क्षमता की बर्बादी है जो पूरे छत्ते के अस्तित्व को निर्धारित कर सकती है। इसी मेटाबॉलिक लागत के कारण विकास ने लाखों वर्षों में हर निम्नतर विकल्प को समाप्त कर दिया है। ये हमें जियोमेट्री के एक मूलभूत प्रश्न की ओर ले जाता है, जिसने एरिस्टोटल से लेकर रोमन विद्वानों तक सभी को मोहित किया है। यदि आप कम से कम सामग्री का उपयोग करके अधिक से अधिक शहद संग्रहित करना चाहते हैं, तो आप कौन सा आकार चुनेंगे? पहली नज़र में सर्कल स्पष्ट रूप से विजेता प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे सबसे कम परिधि के साथ सबसे अधिक आयतन धारण करते हैं। लेकिन सर्कल्स में एक घातक खामी है, वे पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठते। जब आप सर्कल्स को एक साथ रखते हैं, तो उनके बीच अंतराल अनिवार्य रूप से बन जाते हैं। ये अंतराल व्यर्थ स्थान और, इससे भी महत्वपूर्ण बात, व्यर्थ मोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्क्वायर और ट्रायंगल पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं, लेकिन उनकी दीवारों के लिए काफी अधिक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है मधुमक्खियों के लिए अधिक काम और अधिक ऊर्जा। सदियों से हम सोचते रहे हैं कि क्या ये छोटे जीव सहज रूप से ज्योमेट्री जानते हैं। समीकरणों के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्रकृति ने इस समस्या का समाधान कर दिया था। यह साबित करने में मनुष्यों को 2000 वर्षों से अधिक का समय लगा। अंततः 1999 में गणितज्ञ थॉमस हेल्स ने इस विचार को औपचारिक रूप से सिद्ध किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि एक नियमित हेक्सागोनल ग्रिड किसी सतह को समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में विभाजित करने का सबसे कुशल तरीका है। लेकिन यहाँ एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ है जो छत्ते के बारे में हमारी सारी जानकारी को बदल देता है। हम मधुमक्खियों को छोटे वास्तुकार मानते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा सचेत नहीं होती, यह स्वाभाविक होती है। हाई स्पीड इमेजिंग से पता चला है कि मधुमक्खियां वास्तव में खुरदुरे, लचीले गोलाकार छत्ते बनाकर शुरुआत करती हैं। जब हजारों मधुमक्खियां एक साथ इकट्ठा होती हैं, तो उनकी सामूहिक शारीरिक ऊष्मा मोम को तब तक गर्म करती है जब तक वह नरम न हो जाए। इस बिंदु पर भौतिकी के नियम अपना काम करने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सीमित स्थान में साबुन के बुलबुले, पृष्ठ तनाव स्वाभाविक रूप से नरम, गोलाकार दीवारों को सीधी रेखाओं और समान कोणों में खींच लेता है। हेक्सागोन कोई डिजाइन की गई रचना नहीं है, यह स्वसंगठन का परिणाम है। जब गोल छत्ते एक सीमित स्थान में एक दूसरे से टकराते हैं, तो वे चपटे होकर हेक्सागोन बन जाते हैं। मधुमक्खियां ज्यामिति को आकार नहीं देतीं, वे बस भौतिकी के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं जिससे सबसे कुशल संरचना बन सके। ये संरचनात्मक सुंदरता केवल दक्षता ही नहीं, बल्कि असाधारण मजबूती भी प्रदान करती है। चूंकि प्रत्येक कोशिका भित्ति पड़ोसी कोशिका भित्ति से जुड़ी होती है, इसलिए भार पूरे छत्ते में समान रूप से वितरित होता है। इससे मोम की नाजुक संरचना शहद के भारी भार को बिना ढहे सहन कर पाती है। इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि मधुमक्खियां किसी तय योजना का कड़ाई से पालन नहीं करतीं। वे व्यावहारिक अनुकूलनशील होती हैं। जब वे छत्ते के अनियमित किनारों से टकराती हैं या किसी असमान सीमा का सामना करती हैं, तो कोशिकाएं फैलकर पंचभुज या सप्तभुज का रूप धारण कर लेती हैं। वे परिपूर्ण ज्योमेट्री की अपेक्षा संरचनात्मक अखंडता और व्यावहारिकता को प्राथमिकता देती हैं, जो एक ऐसी जैविक व्यावहारिकता को दर्शाती है जो कई मानवीय डिजाइनों से कहीं बेहतर है।
इस सहयोगात्मक ज्योमेट्री का शायद सबसे अविश्वसनीय पहलू यह है कि यह सब बिना किसी सेंट्रल लीडर के कैसे एक साथ आता है। मधुमक्खियां अक्सर छत्ते के अलग अलग किनारों से निर्माण शुरू करती हैं, अलग अलग टीमों में केंद्र की ओर काम करती हैं। इससे समन्वय की एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। दो अलग अलग टीमें यह कैसे सुनिश्चित करती हैं कि जब वे मध्य में मिलें तो उनके पैटर्न पूरी तरह से संरेखित हों। यह मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन, जिसे अक्सर स्टिच प्रॉब्लम कहा जाता है, समय के साथ दोहराए जाने वाले सरल नियमों की शक्ति का प्रमाण है। जब ये दो अलग अलग खंड मिलते हैं तो मधुमक्खियां कोशिकाओं के कोनों और आकारों को इस तरह समायोजित करती हैं कि एक सहज संक्रमण हो सके। आज हम विमानों, पैकेजिंग और वास्तुकला में तनाव को समान रूप से वितरित करने और कमजोर बिंदुओं को रोकने के लिए इसी षटभुजाकार ज्यामिति का उपयोग करते हैं। हम 3D प्रिंटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी के भविष्य के लिए भी इस उभरती हुई भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं। मधुकोश से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता के लिए हमेशा किसी सुनियोजित योजना की आवश्यकता नहीं होती। यह हमें याद दिलाता है कि सरल नियम जब भौतिकी के अटल नियमों के साथ मिलते हैं तो अनंत जटिलता का निर्माण कर सकते हैं। मधुकोश एक शांत उत्कृष्ट कृति है, एक ऐसा स्थान जहां जीव विज्ञान, गणित और भौतिकी मिलकर यह सिद्ध करते हैं कि कभी-कभी सबसे सुंदर समाधान योजनाबद्ध नहीं होते, वे अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं।